नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मित्रों, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रोमन कंक्रीट के ऊपर। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि लाइम मतलब चूना और रोमन कंक्रीट में क्या फर्क है। मेरे हिसाब से उनका पूछने का मतलब था कि भारतीय प्राचीन मोर्टार जिससे हमारे किले और मंदिर बनाए जाते थे उसमें और रोमन कंक्रीट में क्या अंतर है। क्योंकि दोस्तों चूना तो रोमन कंक्रीट में भी उपयोग किया जाता था, तो एक प्रकार से दोनों को ही आप चूने से बनने वाला मोर्टार कह सकते हो। इसलिए सही मायने में इस टॉपिक का नाम रोमन कंक्रीट वर्सेस चूना नहीं बल्कि रोमन कंक्रीट वर्सेस भारतीय मोर्टार होना चाहिए। मित्रों, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि रोमन कंक्रीट की उम्र हजारों साल होती है और आज भी ऐसा देखा गया है कि 2000 साल पुराना रोमन कंक्रीट भी पत्थर के माफिक मजबूत है, क्योंकि उसमें समय के साथ केमिकल रिएक्शन होती है जो उसे कमजोर बनाने की बजाय और मजबूत बनाती है। जहां आज हमारा सीमेंट समय के साथ कमजोर होता है, वो कंक्रीट समय बीतने के साथ और ताकतवर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, और हो सके तो उसको मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। मित्रों, वो थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। मित्रों, कई भारतीयों के मन में सवाल आता है कि हमारे मंदिर और किले भी तो हजारों साल से वैसे ही है जैसा उन्हें बनाया गया था, तो फिर रोमन कंक्रीट ज्यादा अच्छा है या फिर हमारा भारतीय मोर्टार। हालांकि हमारे मंदिर और किलों की दीर्घायु के पीछे बहुत सारी चीजें काम करती है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ मोर्टार की बात करेंगे। मित्रों, कई लोग आपको बोलेंगे कि हमारे किले और मंदिर चूने के बने हुए हैं इसलिए वो बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन दोस्तों, ये सच तो है लेकिन आधा सच है, क्योंकि हमारी पुरानी इमारतें सिर्फ चूने से ही नहीं बनाई जाती थी, इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जो लोग आपको कहते हैं कि सिर्फ चूना इतना मजबूत है कि उसके बल पर हमारी पुरानी इमारतें खड़ी है, तो गलत जानकारी देते हैं वो लोग आपको, क्योंकि सिर्फ चूने की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो आज के सीमेंट का मुकाबला कर सके। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलाई जाती थी जिससे उसमें केमिकल रिएक्शन होती थी और वो चूना फौलाद बन जाता था, वरना सादा चूना तो खुद केमिकल अटैक से नहीं बच पाता। आप ये मान लीजिए कि हमारे आसपास की मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कंटेंट पाए जाते हैं जो चूने को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, जैसे सल्फेट। उसके अलावा एल्कलाई रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने। और भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं जो चूने पर सीधा अटैक करते हैं और धीरे धीरे उसे खत्म करने लगते हैं। देसी भाषा में कई लोग इसे नमक कहते हैं। मित्रों, ये खाने वाला नमक नहीं है, इसलिए कल को आप ये ना सोचें कि ये खाने वाला नमक होगा। ये ऐसा नमक होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारी मिट्टी में मौजूद होता है, और हमारे पूर्वजों को इस बात का ज्ञान था कि सादा चूने को नमक खत्म कर देगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ चूने का इस्तेमाल न करते हुए उसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया, जिससे न केवल हमारा चूना सुरक्षित रहता है बल्कि केमिकल रिएक्शन से बहुत ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बन जाता है। तो मित्रों, अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा तीव्र हो गई होगी ये जानने के लिए कि यार हमारे पूर्वज ऐसा क्या मिलाते थे जिससे चूने की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी, मतलब उससे इतना ज्यादा फर्क कैसे पड़ जाता था। तो दोस्तों, भारत में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की चीजों को चूने में मिलाया जाता था, क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार की संस्कृतियां एक साथ चलती थी, तो हर संस्कृति का अपना एक अलग तरीका था। जैसे नागर संस्कृति अलग है, द्रविड़ संस्कृति अलग है, ऐसे कई प्रकार की संस्कृतियां एक साथ भारत में मौजूद थी, जिनकी हम कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी हम जानते हैं कि उन चीजों के नाम क्या है जो भारतीय मोर्टार में मिलाए जाते थे। मित्रों, पहली चीज है चावल या उससे बनने वाले पदार्थ, जैसे राइस हस्क, चावल की राख, चावल का पानी इत्यादि। अब आप सोचोगे कि यार कितनी अजीब बात है, चावल मतलब चावल से भी कुछ बनाया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत में कई मंदिरों और किलों में चावल या उससे बनी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर के देशों में भी इसका भारी मात्रा में उपयोग किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना होगा। मित्रों, उस दीवार को बनाने में ज्यादातर चावल का ही उपयोग किया गया है, और देखिए आज तक वह सही सलामत और मजबूत है। मतलब आप अंदाजा लगाकर देखिए, आज से लगभग 2600 साल पहले बनाई गई दीवार आज भी मजबूती से खड़ी है और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। इसी से मिलती जुलती टेक्निक भारत में भी उपयोग की गई थी। मित्रों, हमारी कई इमारतें और मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिए गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इमारतें शेष हैं जिन्हें बनाने में चावल का उपयोग किया गया था, जैसे आमेर का किला। जी हाँ दोस्तों, ये किला आज के राजस्थान में मौजूद है और इसे बनाने में उड़द की दाल और चावल की राख जैसी चीजों का उपयोग किया गया है, जिसके चलते इसे बने लगभग 1054 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर किलों को डैमेज करते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन अपने से ये किला 1000 साल से भी ऊपर की उम्र जी चुका है और अभी ऐसी उम्मीद है कि हजारों साल और जिएगा। यह सब सिर्फ चूने का ही कमाल नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलाए गए इन सब चीजों का कमाल है, जो समय के साथ चूने के साथ मिलकर वैसा ही काम करते हैं जैसा रोमन कंक्रीट करता है। हालांकि वो अलग तकनीक पर बेस्ड है, लेकिन आप सीधा सा यह समझ लीजिए कि जहाँ जो चीज़ उपलब्ध होती है वहाँ हमारे पूर्वजों ने वैसा रास्ता निकाल लिया। जैसे रोमन साम्राज्य में ज्वालामुखी ज़्यादा थे, तो वो लोग ज्वालामुखी से निकली राख का इस्तेमाल करते थे।
हमारे यहाँ भारत या चीन में अनाज वगैरह ज़्यादा हुआ करता था, तो बनाने वालों ने वैसी चीज़ों का उपयोग किया। हमारे यहाँ भारत में निर्माण कार्य करने के लिए चूने के साथ कई प्रकार की ऑर्गेनिक चीज़ें मिलाई जाती थीं, जैसे गुड़, दाल, चावल, दूध आदि। ऐसा कहते हैं कि दूध और गुड़ को चूने के साथ मिलाया जाए तो यह इतना मजबूत बॉन्ड बनाते हैं कि यह बॉन्ड हजारों साल चलता है। ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वज गुड़ को वाटर प्रूफिंग करने के लिए भी काम लेते थे, और यह वाटर प्रूफिंग आज की वाटर प्रूफिंग से कई गुना बेहतर होती थी। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है कि 100 लीटर पानी में 3 किलो गुड़ मिलाकर उसमें 1.5 किलो बिल का फल मिलाया जाता था। फिर इसे उबाला जाता था। उसके बाद 12 से 24 घंटे इसे छोड़ दिया जाता था। फिर 24 घंटे बाद इसे स्प्रे किया जाता था, और ये जो सॉल्यूशन है इससे गजब की वाटर प्रूफिंग होती थी। इसके अलावा चूना आज के सीमेंट की तुलना में ज़्यादा ठंडा रहता था। यदि टेम्परेचर की तुलना की जाए तो 8 से 9 डिग्री तक भी फर्क आ जाता है, क्योंकि चूने में 98% कैल्शियम होता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ इमारतें मुगलों ने भी बनाई, जैसे बड़ा इमामबाड़ा का नाम सुना होगा आपने। यह आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी दीवारों को बनाने में उड़द की दाल और चूने का उपयोग किया गया है, और जो इसकी छत है वो राइस हस्क के मिश्रण से बनाई गई है, और इसमें ईंटों की चुनाई के लिए गुड़ और पेड़ से निकलने वाली गोंद का इस्तेमाल किया गया है। और आज 237 साल बाद भी इसे एक खरोच भी नहीं आई। मित्रों, इसकी कहानी बड़ी रोचक है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी बात कभी और किसी वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसकी कहानी सुननी है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार फिर भी थोड़े बहुत क्रैक तो आते ही होंगे, तो फिर हमारे किले और मंदिर उनसे कैसे सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि कई किले ऐसे हैं जिन्हें कई सौ सालों से कोई देखने भी नहीं गया, लेकिन फिर भी उनमें क्रैक्स नजर नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है? मतलब बिना रिपेयर किए वो इतने लंबे समय तक जवान कैसे रहते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि किले खुद को रिपेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हमारी प्राचीन इमारतों में जो भी क्रैक्स आते हैं उनको वो खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि क्या मजाक है ये, मतलब ये कैसे हो सकता है कि किले खुद रिपेयर हो जाते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब कोई भूत वगैरह नहीं है, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हाइड्रेटेड चूने और पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के बीच होती है। इस रिएक्शन के माध्यम से लाइमस्टोन का निर्माण होता है, जो कि अपने आप छोटे मोटे क्रैक भर देता है, जिससे आपकी पुरानी इमारतों पर बड़ी संख्या में क्रैक देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, छोटा मोटा क्रैक हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारे क्रैक भर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रैक भर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता। कल को आप क्रैक के सामने कैमरा लेकर बैठ जाओ कि अभी क्रैक भरेगा, बस अभी भरी जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस को आप एकदम महसूस नहीं कर सकते हैं। मित्रों, चूने का अगला फायदा है कि जब चूने के निर्माण पर पानी बरसता है, मतलब बारिश होती है, तो वो थोड़े ही समय में भाप बनकर उड़ जाता है और आसपास एक ठंडक सी फैल जाती है। हमारे गांव में तो जब हम छोटे थे तो सोने से पहले छत पर पानी मार दिया करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, और उस समय छत पर चैन की नींद आती थी, क्योंकि साथ ही पास में पीपल का पेड़ भी हुआ करता था, तो वो आनंद ही अलग था। हालांकि आजकल तो एसी, कूलर, पंखे सब आ गए हैं, लेकिन पहले यही एक माध्यम हुआ करता था। और दोस्तों, कौन कौन ऐसा आज भी करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वापस लौटते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे कि चूना पानी को जल्दी जल्दी वाष्पीकृत करता है, मतलब इवेपोरेट करता है, लेकिन वहीं आजकल के सीमेंट बहुत लंबे समय तक पानी को अपने अंदर रोक कर रखते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, और इससे मोल्ड की समस्या भी उत्पन्न होती है। हालांकि दोस्तों, कई लोग इसे फायदे के तौर पर भी देखते हैं, उसकी हम कभी और बात करेंगे। मित्रों, जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि सिर्फ चूना ही मजबूती का कारण है, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि चूना मतलब लाइम तो हमारे ओपीसी सीमेंट में भी 60 से 70% मौजूद होता है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं होता। उसकी लाइफ तो मैक्सिमम 75 से 100 वर्ष होती है, जबकि हम तो यहाँ पर हजारों साल की बात कर रहे हैं। इसलिए इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखिए कि जो लोग आपको कहते हैं कि चूने से घर बनाओ, चूना ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, तो वो लोग आपको ज्ञान की कमी होने के कारण झूठ बोल रहे हैं। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आधा सच बोल रहे हैं, क्योंकि किले और मंदिर बने तो चूने से ही है, लेकिन सिर्फ चूने से नहीं बने। अब कई लोगों के मन में यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि यार तो फिर हम सीमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम भी चूने में ये सब चीज़ें मिक्स करके चूने से घर बनाएंगे। तो मित्रों, मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि यदि आपको प्राचीन विधि का पूर्णतः ज्ञान है तो ही आप रिस्क लें, वरना आधुनिक सीमेंट का इस्तेमाल करें। क्योंकि पहली बात तो वो मोर्टार बनाने की अपनी अलग विधियाँ होती है, जिसमें से कुछ तो समय के साथ लुप्त हो गई। आज जो हम पढ़ रहे हैं यह हमें कई वैज्ञानिकों ने खोज करके दी, तब जाकर हमें ज्ञात हुआ कि प्राचीन काल में ऐसी चीज़ें भी इमारतें बनाने के काम ली जाती थीं। अगर आप किसी प्रकार की ऐसी प्राचीन विधि के बारे में जानते हो तो कृपया मुझे डिटेल से बताइए। मुझे मौका मिला तो मैं उस पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट परफॉर्म करना चाहूँगा, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर ऐसी विधियाँ जरूर सेंड करें, ताकि मैं उन पर रिसर्च करूँ और रिसर्च करके आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँ, ताकि वो जानकारी सब लोगों तक पहुँच पाए। इसलिए यदि कोई भाई ऐसी विधि के बारे में जानता हो तो कृपया लोगों के साथ जरूर शेयर करें।
चाहे कैसा भी मोर्टार हो, मड हो, चूना हो या चूने के साथ कुछ भी मिला हो, मतलब जो भी आपको जानकारी है हम सबके साथ शेयर करें। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब तक विधि का पूरा ज्ञान ना हो कि किसे गर्म करना है, किसे ठंडा करना है, तब तक खुद के घर में ऐसा प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ऊपर से एक बार ये देख ले कि जो मोर्टार आपने बनाया है वो TMT बार्स के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। यदि नहीं है तो आप पहले ही सोच ले कि आप पिलर और छत किसकी बनाओगे, उसमें पत्थर लगाना है या और कुछ। यह चीज़ आप पहले डिसाइड करके चले ताकि आपको आगे जाकर परेशानी ना हो। मित्रों, मैंने इस वीडियो में सिर्फ 2-3 उदाहरण इसलिए दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वरना मेरे पास ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिसमें निर्माण कार्य करते वक्त राइस हस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे हमारी अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जो पेंटिंग्स है उसमें राइस हस्क का प्रयोग किया गया है, जिसका नतीजा यह है कि वह पेंटिंग्स आज तक भी एकदम जैसी की तैसी ही है। मित्रों, ऐसे बहुत उदाहरण है मेरे पास, लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद आपको यह बताना था कि भारतीय मोर्टार और रोमन कंक्रीट में क्या फ़र्क है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रोमन कंक्रीट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। मैं बस आप लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता था कि हमारी भारतीय निर्माण सामग्री भी रोमन कंक्रीट से कम नहीं है। यह बात इसलिए छेड़ना जरूरी था क्योंकि यूरोप के लोग आज भी रोमन कंक्रीट का बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं, मतलब दुनिया के सामने खुद को ग्लोरीफाई करते हैं कि देखो हमारी संस्कृति कितनी महान थी। इसलिए आपने देखा होगा कि रोमन कंक्रीट दुनिया भर की किताबों में पढ़ाया जाता है। वही हमारी कमजोरी यह है कि हम हमारी विरासत का प्रचार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि शर्म की बात यह है कि अंग्रेज हमारी संस्कृति के बारे में रिसर्च करके जाते हैं, मतलब हम हमारी खुद की विरासत पर ध्यान नहीं देते हैं। आज तक ये सब चीज़ें आपने भारतीय किताबों में शायद ही पढ़ी होगी। इसका कारण यह है कि हम मान के बैठे हैं कि हम अंग्रेजों से इन्फीरियर हैं, जबकि सही मायने में जब रोमन कंक्रीट का ज़माना था तब हम उनसे कई मायनों में आगे थे। हमारा आर्किटेक्चर, हमारी कला, ये सब दफना दी गई है। ज़रूरत यह है कि हम हमारी सरकार से कहें कि हमारी प्राचीन कला और संस्कृति पर और रिसर्च करें और कम से कम हमारी संस्कृति की झलक हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में ऐड करें, जैसे यूरोप के लोग करते हैं। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। एक बार हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज खत्म हो जाने के बाद मैं ऐसी ही और वीडियो लाता रहूँगा। वैसे तो मेरा इस सीरीज के बीच में ये वीडियो लाने का विचार नहीं था, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर भाई ने बार बार कहा तो इस वीडियो को मुझे पहले बनाना पड़ा। तो मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास का बेल आइकन भी ऑन कर दें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको हर जगह शेयर करें। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आपकी हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और यदि आपको सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वास्तुशास्त्र आदि से रिलेटेड कोई भी बेहतरीन स्टडी मटेरियल खरीदना हो तो आप नीचे दिए गए अमेजन स्टोर की लिंक से बाय कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपके लिए हर टॉपिक से जुड़ी बेस्ट किताबों की लिस्ट बना रखी है। इसके अलावा कोरोना की 3rd वेव आने ही वाली है, इससे पहले वैक्सीन जरूर लगवा लें और आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर जरूर करवा लें ताकि अपनी फैमिली हर संकट से सेफ रहे। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।